Hello everyone. Next topic of Unit 5, that is industrial installation, is concept of motor wiring circuit and single line diagram. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मोटर को अगर एक इंडस्ट्री में, ठीक है, मोटर के हेल्प से आपका मल्टीपल मशीन्स, जो वेरियस मशीन्स आपका इंस्टॉल किया हुआ है, वो रन करने के लिए मोटर का रिक्वायरमेंट होगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके का बहुत नंबर ऑफ मोटर्स आपका कनेक्टेड होगा टू रन वेरियस मशीन्स, ठीक है। एंड इन मोटर्स को हमें किस तरीके से हम पावर प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई कैसे देंगे, ठीक है, तो वायरिंग के हेल्प से। एंड तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम के हेल्प से, कि हम लोग एक आइडिया लेंगे कि हम लोग मोटर का वायरिंग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लेट अस कंसिडर द वायरिंग ऑफ अ सिंगल मोटर, ठीक है। तो सपोज़ सबसे पहले हम एक सिंगल मोटर को कंसिडर करके देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या मटेरियल्स लग सकता है, एंड एक सिंगल मोटर के लिए किस तरीके का हम कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं फॉर वायरिंग सर्किट। एवरी मोटर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय ए मेन स्विच, ठीक है। और हर एक मोटर, मल्टीपल मोटर्स कनेक्ट करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स कनेक्टेड होगा, तो हर एक मोटर का जो कंट्रोल होना चाहिए वो मेन स्विच के साथ होना चाहिए। इन केस हमें सेफ्टी पर्पस से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन केस कभी फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो हमारे लिए ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा कि इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स कनेक्टेड है, तो किस मोटर में आपका फॉल्ट आया है, ठीक है। इवन हम इस तरीके के फॉल्ट को रेक्टिफाई करने का सिस्टम भी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। बट फिर भी इन केस अगर मोटर्स जो है वो हमारे एक्सेसिबल एरिया या एक्सेसिबल जगह से कहीं दूर पे इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पर तुरंत फॉल्ट को क्लियर कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उस केस में, ठीक है, ये हमारे लिए एडवांटेज हो जाएगा कि हम मेन स्विच को के कंट्रोल के हेल्प से हम अपने सर्किट को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, फॉल्ट कंडीशन में। तो इस वजह से यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है कि हम हर एक मोटर का कंट्रोल जो है वो मेन स्विच के साथ दें। इंडस्ट्रीज़ में आपका 3 फेज़ मोटर यूज़ होगा, ठीक है। तो 3 फेज़ मोटर के लिए जो हम स्विच का यूज़ करेंगे, जिस स्विच से हम कंट्रोल करने वाले हैं मेन स्विच से, तो ये आपका ट्रिपल पोल टाइप का स्विच आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल पोल क्यों? क्योंकि हमने स्विचेस का क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो यहाँ पे ट्रिपल पोल आपका जो मोटर है वो 3 फेज़ है, ठीक है। तो 3 वायर होगा, तो तीनों वायर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हम ट्रिपल पोल, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो तीनों फेस को हम अलॉन्ग विद द फ्यूज़ हम कनेक्ट कर सकते हैं। हर एक फेस को, हर एक वायर RYB, ठीक है, तीनों को हम यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं बाय यूजिंग फ्यूज़। इन एडिशन, अ स्टार्टर मे बी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द मोटर। तो हम किस टाइप का मोटर यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे हैं, DC मोटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। एंड हमारे पास इधर वो इंडक्शन मोटर हो या DC मोटर हो, ठीक है, तो दोनों मोटर में आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो मोटर्स होते हैं ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं क्यों? क्योंकि जब आप सप्लाई देंगे तो इसमें पोल्स जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एंड यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन आप ऑपोजिट ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो आपका पोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो पोल के वजह से अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा, ठीक है। मिनिमम 2 पोल हो सकता है, तो 2 पोल के बीच में, ठीक है, तो पोल के वजह से आप 3 फेज़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोल्स ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, 4 पोल होगा, 6 पोल होगा, 12 पोल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पोल जनरेट होता है N बनेगा, S बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट पोल है, तो ये पोल क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों पोल में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों पोल में अट्रैक्शन होगा। एंड जैसे आपका सप्लाई चेंज होगा, ठीक है, सप्लाई जैसे आपका चेंज होता है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ या नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर पोल जो होगा आपका ये भी आपका चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो जब आपका पोल चेंज होगा तो एक कंडीशन इस तरीके का आ सकता है कि आपको दो पोल एक जगह मिले। ठीक है, ये आपका एक पेयर ऑफ पोल क्रिएट करेगा एंड दिस इज़ अनदर पेयर ऑफ पोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये मोटर को, ठीक है, इस पोल की वजह से ठीक है, इस पोल के वजह से मोटर ये इसको रिपेल कर रहा है, तो मोटर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसके वजह से एंड दिस एन पोल की वजह से क्या होना चाहिए, ये इस एन को रिपेल कर रहा है, तो इस एन की वजह से मोटर को ये इधर पुश करेगा। ठीक है, मोटर के रोटर को। सिमिलरली हम यहाँ इन दोनों एस के लिए भी इसी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका इस तरीके का पोल जब क्रिएट होगा तो ये एक पोल जो है ये मोटर को, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये इन दोनों की वजह से मोटर का जो रोटेशन होना चाहिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, बट इन दोनों पोल की वजह से क्या हो रहा है, मोटर का ठीक है, यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एस एन पोल को, तो अट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है एंड ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का रिपल्शन हो रहा है। एक आपका एंटी क्लॉकवाइज पुश करेगा और इसको ये, ठीक है, क्लॉकवाइज करेगा। तो इस तरीके से हम जब ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे तो आपका जो मोटर होगा इस तरीके का अगर पोल क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों पोल की वजह से या इन दोनों में रिपल्शन की वजह से वो मोटर का रोटर का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इन दोनों में अट्रैक्शन, ठीक है, एंड इन दोनों में रिपल्शन की वजह से मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटर एट द सेम इंस्टेंट ये क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मोटर आपका ना तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में इसको आपने सप्लाई प्रोवाइड किया हुआ है, बट ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा। एंड आप ध्यान भी दिए होंगे कि आपका जो इंडक्शन मोटर जो आप फ़ैन में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स आप जब ऑन करते हैं स्विच तो फ़ैन रोटेट नहीं करता है। ठीक है, फिर जब आप उसको हल्का सा टच करते हो या किसी एक डायरेक्शन में आप उसको डायरेक्शन दे देते हो तो वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन है। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में सपोज़ अगर आप मोटर को जाकर, ठीक है, मैनुअली या फिर किसी यहाँ पर हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, लाइक डैम्पर वाइंडिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टार्टर्स यूज़ करते हैं या प्राइम मूवर यूज़ करके तो हम इसको रोटेट करा सकते हैं। तो प्राइम मूवर्स या फिर डैम्पर वाइंडिंग्स का यूज़ करेंगे या फिर ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप इस फील्ड में डैम्पर वाइंडिंग लगा दोगे तो आपका इसमें सपोज़ F1 फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, अभी आपने एक और F फोर्स यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो F1 प्लस F2 जो होगा वो ग्रेटर देन दिस F3 होगा जो आपका क्लॉकवाइज में लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो रोटर होगा वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो F3 है वो लेस देन है F1 प्लस F2 के। एंड अगर आपने सपोज़ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या प्राइम मूवर के हेल्प से आपने F3 के साथ में F3 के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया होता तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो जनरली जितने भी मोटर्स होते हैं तो वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। ठीक है, उनको स्टार्ट करने के लिए हमें डैम्पर वाइंडिंग्स का प्रोविज़न देना पड़ता है या फिर हम लोग एक्सटर्नल प्राइम मूवर्स के हेल्प से इसको रोटेट करा सकते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस वजह से आपको यहाँ पर
मोटर के साथ साथ स्टार्टर का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हर एक मोटर के लिए आप हर एक स्टार्टर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। द साइज ऑफ द स्विच फ्यूज यूनिट एंड द स्टार्टर डिपेंड अपॉन द रेटिंग ऑफ मोटर। तो स्टार्टर एंड स्विच यहाँ पर मेनली हम यूज़ करने वाले हैं। तो हर एक स्विच एंड हर एक जो स्टार्टर हम यूज़ करेंगे मोटर के लिए, वो आपके मोटर के रेटिंग के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, ठीक है। एंड मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग आप जो वायरिंग के लिए केबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी सूटेबल साइज़ का होगा जो मोटर के रेटिंग के अकॉर्डिंग हो। अगर हम लार्ज कैपेसिटी मोटर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इसके लिए जो हम वायर्स या केबल्स यूज़ करेंगे वो 3 फेज़ अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम देखें तो केबल्स जो यूज़ किया जाता है या वायर मोटर वायरिंग के लिए, ये रिजिड हेवी गेज का होता है, ठीक है। इसके लिए केबल्स जो हम यूज़ करेंगे वो आपका 3 फेज़ अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ होगा, ठीक है, लार्ज कैपेसिटी मोटर्स के लिए। एंड जो कंडुइट्स हम यूज़ करेंगे वो आपका एनक्लोज्ड, यानी कि जो केबल होगा वायर होगा वो इनक्लोज्ड होगा किसके अंदर, रिजिड हेवी गॉज कंडुइट के अंदर, ठीक है। तो इस कंडुइट का भी अपना कुछ साइज़ होगा। कंडुइट का साइज़ डिटर्मिनेशन हमने सीखा था टेबल के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडुइट का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट को छोड़कर जहाँ पर आप स्टार्टर एंड स्विच का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, मोटर से लेके स्टार्टर, मोटर के स्टार्टर तक का जो कनेक्शन होता है, इसके लिए जो कंडुइट्स यूज़ किया जाता है वो फ्लेक्सिबल टाइप कंडुइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड बाकी का जितना भी पार्ट्स हो गया जहाँ पर आपको वायरिंग करना है, तो उसकी जगह के लिए आप जो कंडुइट यूज़ करेंगे इट मस्ट बी रिजिड हेवी गॉज टाइप कंडुइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं कि हम एक सिंगल मोटर के हेल्प से, ठीक है, एक सिंगल मोटर का यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पर हम इस लाइन डायग्राम को फॉलो करते हुए हम मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करेंगे, सप्लाई 3 फेज़ सप्लाई, ठीक है। 3 फेज़ सप्लाई का कनेक्शन आपका डायरेक्टली मेन स्विच में जाता है, ठीक है, मेन स्विच कनेक्ट करेंगे एंड मेन स्विच के साथ हर एक मोटर का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मेन स्विच हम यहाँ पर लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपका 3 फेज़ है, 3 वायर आ रहा है, तो हम तीनों वायर्स के लिए 3 फ्यूज़ तीनों वायर में कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में। एंड इसके बाद आपका आएगा मोटर स्विच, ठीक है। सब सर्किट वाला यह केस आएगा जहाँ पर आप मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्विच यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका मोटर स्टार्टर कनेक्ट होगा, मोटर स्विच के साथ में सीरीज़ में मोटर स्टार्टर कनेक्ट हो जाएगा एंड फिर स्टार्टर के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा फाइनली मोटर। तो ये एक मोटर का कनेक्शन आपको सिंगल लाइन डायग्राम में दिया हुआ है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कंसिडर करते हैं एक वर्कशॉप या किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स है, ठीक है, एंड हर एक मशीन्स अलग अलग टाइप के मोटर के हेल्प से ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे इंस्टॉल किया हुआ होगा। तो इस तरीके के वेरियस मशीन्स को जो मोटर के हेल्प से ड्राइव हो रहा है, तो इन मशीन्स को हम पावर देने के लिए मेन स्विच बोर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये जो स्विच होगा आपके कन्वीनियंट पोजीशन पे होना चाहिए जहाँ पर हम इजीली एक्सेस कर सके स्विचेस को एंड मोटर को रन करा सके, ऑपरेट कर सके, ठीक है। एंड ये जो आपका मेन स्विच बोर्ड होगा, मेन स्विच बोर्ड में आपका जनरली डिफरेंट स्विच फ्यूज़ होता है, ठीक है, ताकि आप इनकमिंग आउटगोइंग सर्किट्स को कंट्रोल कर सके। बस बार्स होता है, ठीक है। द आउटगोइंग सर्किट फीड डिफरेंट सब सर्किट्स एंड मेन स्विच का जो आउटगोइंग होता है ये सब सर्किट या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फीड करता है, ठीक है। तो आउटगोइंग वायर्स जो होगा मेन स्विच बोर्ड का वो कनेक्ट हो जाएगा, वो इनकमिंग वायर होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स भी आप कन्वीनियंट प्लेस पर लोकेट करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे जहाँ से आप मोटर को ईजिली कंट्रोल कर सकें। एंड उसके बाद आपका कुछ आइसोलेटर्स आप प्रोवाइड करेंगे, फ्यूज़ प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में भी, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस और इस तरीके का, ठीक है। तो आप यहाँ पर
हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम के हेल्प से सिंगल मोटर का कनेक्शन देखा। अब हम यहाँ पर एक फैक्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसका हम यहाँ पर इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले जो आपका सप्लाई आता है वो आपके मेन स्विच में जाता है, ठीक है। एंड मेन स्विच को भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, ठीक है। सूटेबल करेंट रेटिंग का जो आपका मल्टीपल सारे लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स या सारे मशीन्स का हम लोड कैलकुलेशन करके वहाँ से करंट का वैल्यू निकालेंगे एंड उस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल आपके पूरे कंप्लीट सर्किट में होगा। एंड अगेन आप मेन स्विच में कनेक्ट करेंगे, आपका सप्लाई डायरेक्ट आएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेकर से होते हुए मेन स्विच बोर्ड में। एंड मेन स्विच में आप फ्यूज़ यूनिट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सप्लाई प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए, जहाँ पर आपका जो 3 इनकमिंग वायर होगा यानी कि 3 फेज़ जो होगा RYB, ठीक है, उन RYB आप तीनों फेज़ को प्रोटेक्शन देते हैं बाय यूजिंग स्विच फ्यूज़, ठीक है। एंड ये जो आपका आउटगोइंग होगा, ये आउटगोइंग आपके सब स्विच बोर्ड्स में जाता है, ठीक है। अगर आपको सब सर्किट्स बनाना है तो सब स्विच बोर्ड भी आएगा। तो सपोज़ यहाँ पे हम 2 सब सर्किट बनाना चाहते हैं तो एक सब सर्किट के लिए सब स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है, 1 एंड दिस इज़ SSB 2। तो SSB यानी कि सब स्विच बोर्ड्स में भी आपका सेम वायर जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग सब सर्किट्स के लिए, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल फ्यूज़ यूनिट्स चाहिए होगा, ठीक है। हर एक वायर को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने के लिए आप फ्यूज़ यूज़ करेंगे। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो स्पेयर छोड़ दिया गया है, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में कभी और इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं और मोटर या मशीन्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। तो आपका सब स्विच बोर्ड से जो आउटगोइंग वायर होगा वो आपके कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सब स्विच बोर्ड से जितना भी आउटगोइंग वायर होगा तो हर एक आउटगोइंग वायर का अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ठीक है। या जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2, दिस इज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3 एंड इस तरीके से आपका जो सेकंड SSB था उससे भी आपका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में जाएगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद आपका मेन सर्किट्स आता है यानी कि जहाँ पर हमको लोड्स कनेक्ट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में अगेन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से फ्यूज़ या फिर MCBs वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सूटेबल रेटिंग का। तो यहाँ पर हमने फ्यूज़ यूज़ किया है, दिस इज़ फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ के बाद आपका आ गया है स्टार्टर एंड स्टार्टर के बाद हमने मोटर को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका एक मोटर कनेक्ट हो गया, ये मोटर 2 का कनेक्शन हो गया, मोटर 3 यूज़ किया गया है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स का कनेक्शन हम इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम को फॉलो करते हुए इसका वायरिंग, ठीक है, कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम कुछ पॉइंट्स हम स्पेयर पॉइंट्स छोड़ देंगे ताकि फ्यूचर में हम अगेन यहाँ पर मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हर एक मोटर का कंट्रोल मेंस के साथ होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस मोटर का कंट्रोल इस पाथ में जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आपका ये SSB से होता हुआ मेन स्विच में चला जाएगा। तो हर एक मोटर का कंट्रोल आपके मेन स्विच के साथ में है, ठीक है। इन केस अगर फॉल्ट कंडीशन आता है तो यहाँ इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। एंड साथ ही साथ हमें ध्यान में ये भी रखना है कि एक सर्किट में, ठीक है, ये आपका एक सर्किट हुआ, ठीक है, एक सब सर्किट हो गया। तो इस सर्किट में आप ठीक है 2 या उससे ज़्यादा मोटर को कनेक्ट करना हमें अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि हम हर एक वायर में हम लोड कम रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई हो, एफिशिएंसी हाई हो। तो इसकी वजह से हम जितना लोड कम हो एक वायर पे, एक सर्किट पे हम लोड कम रखेंगे, ठीक है। तो हम एक सर्किट पे हम मैक्सिमम 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरिंग, ठीक है, मोटर वायरिंग यूजिंग सिंगल लाइन डायग्राम।